हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर और ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर आई हुई भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तत्पर दिखाई पड़ा है। उसकी इस तत्परता का क्या कारण है ये तो आप सभी को पता है कि चुनाव है, इलेक्शन है। लेकिन एक बात ये भी है कि इसकी तत्परता का फ़ायदा कहीं ना कहीं आप सभी परीक्षार्थियों को भी मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि जैसा कि आप कांस्टेबल की वैकेंसी का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, जो कि एक बड़े नंबर्स में 60,000 पदों के लिए वो भर्ती निकाली गई। उसके बाद फिर आपने देखा कि एसआई दरोगा के पदों पर भर्ती निकाली गई और अब कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर भी ये भर्ती निकाल दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और इस वीडियो में इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल यहाँ पर एग्जामिन करेंगे कि फॉर्म भरने से पहले क्या खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों के लिए जो भर्ती है इस पर बात कर लेते हैं। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है ना। 2400 2400 ग्रेड पे की जॉब है। और इसमें अगर हम बात करें टोटल कितने पद हैं, तो टोटल 930 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 930 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जिसमें अगर हम श्रेणीवार बात करें तो जनरल की 381 है, ईडब्ल्यूएस की है 91 और ओबीसी की है 249। अनुसूचित जाति की बात करें तो ये 193 है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 16 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल 930 पदों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी जो 930 ये पद हैं ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, और बिना कोई कारण बताए, कोई रीजन बताए ये भर्ती निरस्त भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है दे दी गई है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में कि बिना कोई कारण बताएं क्यों आप निरस्त कर देंगे। होता भी कमी है, लेकिन यहाँ पे है प्रोविज़न किया जा सकता है। दूसरी बात देखते हैं कि कौन सी डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है 7 जनवरी। क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि 7 जनवरी को आप देख सकते हैं कि जो आपका आवेदन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो 7 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट डेट होगा ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने का वो होगा 28 जनवरी, यानी 7 जनवरी 2024 से लेकर के 28 जनवरी 2024 के बीच तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो है 30 जनवरी, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में यही लेके चलना है कि 7 से 28, यानी आपको टारगेट बना के चलना है कि अगर आप इसको भरना चाहते हैं फॉर्म को तो 28 से पहले ही 25 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर लें, ठीक है। क्योंकि जितना लेट करेंगे फिर लेट में साइट वगैरह स्लो चलने लगती है तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। फॉर्म की फ़ीस कितनी रखी गई है? तो 400 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है ना। 400 रुपये फीस रखी गई है फॉर्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर बात करें तो सिटीजन हो, इंडिया का हो, तिब्बती शरणार्थी हो, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है शैक्षिक अर्हता, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की ये जॉब है तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ, या हम सिंपल शब्दों में कहें कि पीसीएम, ठीक है, पीसीएम होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में। तो जिनका इंटरमीडिएट में पीसीएम है वही फॉर्म भर सकते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है अब देखिए, इसके बाद आपको चाहिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक सोसाइटी, जो नीलिट के नाम से आप जानते हैं, उसका जो ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या उसके अलावा अगर उसके समकक्ष कोई डिग्री है, कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो वो भी चल जाएगा। तो ओ लेवल मैंडेटरी नहीं है, अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्षता का जो निर्धारण है वो शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा।
तो ये जो शासनादेश था तो इसके समकक्षता के अकॉर्डिंग उसको लिया जाएगा कि ओ लेवल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिग्रियां समकक्ष होंगी, ठीक है ना। अगर दूसरा क्या है, दूसरा ये भी है कि अगर ये क्राइटेरिया नहीं है, ओ लेवल या उसके समकक्ष नहीं है, तो आपके पास क्या हो, आपके पास प्राविधिक शिक्षा परिषद, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर आईटी फील्ड में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है ऐसा, तो वो भी जो है एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक चीज़ बहुत साफ दिया हुआ है। देखिए अक्सर आप जब फॉर्म भरते हैं तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं है, वो नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अधिमानी अर्हताएं अगर देखिए, तो जो अधिमानी अर्हताओं की अगर हम बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। तो उन लोगों को अधिमानी अर्हता क्या है कि आपके पास होते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो है कि पीसीएम होना चाहिए 12th में, और उसके अलावा आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। एज की अगर बात कर लें तो एज जो आपकी होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2023 को 18 साल आपका कंप्लीट हो गया हो, ठीक है ना, मिनिमम। और मैक्सिमम बात करें तो 28 साल आपका कंप्लीट हो गया हुआ। हालांकि जो मैक्सिमम एज होती है उसमें छूट भी मिलती है, तो छूट जनरल वालों को नहीं मिलती है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो वहाँ पे आपको वो छूट मिलती है, वो छूट आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें चरित्र, कोई पुलिस केस वगैरह नहीं होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति, ये सब तो चीज़ें आपको पता ही है, शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है ना, जो भर्ती की प्रक्रिया है वो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग संशोधन नियमावली 2015 इसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसमें क्या है, देखिए आपका एक लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जाम होगा। ये जो रिटन एग्जाम होगा वो 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और जिसमें देखिए 4 सेक्शन होंगे, मतलब टोटल 160 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, अंक होगा 200, क्वेश्चन होंगे 160 और पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। सही करेंगे तो आपको 1.25 अंक मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान। तो ये 4 सेगमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी दिया हुआ है, तो अभी इसके लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी क्या क्या चीजें आएंगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्रश्न पत्र का स्तर दिया हुआ है इस पद के लिए वो दिया है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप, यानी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, 12th पीसीएम, तो 12th स्टैंडर्ड का पेपर आपका होगा, ठीक है ना। तो आप अगर सोच रहे हो कि बहुत इजी पेपर आ जाएगा तो ऐसा भी नहीं है। दूसरा देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा होता है कि एक से अधिक पाली में करानी पड़ती है, एक से अधिक दिनांकों में करानी पड़ती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा होने की वजह से, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले का प्रसामान्यीकरण बोर्ड की सूचना ये है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन का वो दिया हुआ है प्रोसेस, किस फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या इंटू कुल निर्धारित अंक बटा प्रश्न पत्र में सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, ये है किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि अभिलेखों की संपेक्षा, ये तो डीवी के लिए है, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, संवीक्षा के बाद सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची निकालेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ही हैं, लेकिन ये एक चीज़ और है,
वो ये है कि, एक सेकेंड में बता देता हूँ कहाँ ये है। देखिए वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत आप लोग पूछते रहते हैं अक्सर, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक, इसके बाद देखिए आरक्षण और आयु सीमा में जो छूट मिलती है कैटेगरी वाइज, वो है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो किनको क्या आरक्षण मिलता है यो यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकतम आयु सीमा में क्या छूट मिलती है। जैसे अगर अनुसूचित जाति हैं तो उनको 5 साल की छूट मिलती है, अनुसूचित जनजाति हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। इसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करें, अगर ओबीसी हैं तो उनको क्या छूट मिलती है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आप देख सकते हैं उनको भी यहाँ पे 5 साल की छूट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना, आगे अगर हम बढ़ते हैं इसी क्रम में तो यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण है, लंबवत आरक्षण है। आरक्षण से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि काफ़ी एक ब्रॉड नोटिफिकेशन है, कई पेजेस में है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आपके हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए, एक बार इसको पढ़ लेना है। जैसे दिया है कि रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार, जो आकार है 20 KB तथा 50 KB के बीच में, ये किस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे चेहरा आपकी छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ज़्यादा चमक ना हो, छाया ना हो, ठीक है ना, और 6 महीने पुरानी फ़ोटो हो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, तटस्थ अभिव्यक्ति, मुख बंद आंखें खुली, ठीक है ना, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हैं, यानी कैमरे पे सीधी नज़र हो। इसका मतलब यह है कि अगर चश्मा आप पहनते हैं तो आंखें साफ साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए, मतलब फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, अब आइए सिलेबस को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्या सिलेबस होने वाला है, और सिलेबस पे यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देख लीजिएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए समकक्ष डिग्रियाँ, ठीक है ना, ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। आप अक्सर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अगर हमारे पास ओ लेवल नहीं है तो क्या होंगी डिग्रियां जो समकक्ष डिग्रियों में काउंट की जाएंगी। तो कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन सी डिग्रियाँ यहाँ पर माना गया है, तो केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, ये नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम, तो ओ लेवल तो है ही है। ओ लेवल अगर नहीं है तो 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का, मतलब जो भी काम हो 1 वर्ष का हो। जैसे DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, इसको अप्लीकेबल किया है। DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये सारे 1 साल वाले होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DC अगर 1 साल का है तो DCFA, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DCS, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, मतलब इस तरीके से अगर आप देखें तो कई सारी डिग्रियां यहाँ पे दिया हुआ है जिनको अप्लीकेबल किया गया है। ठीक है ना, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, ये भी दिया हुआ है। MDCA है, DTP है, कई तरह के यहाँ पे कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे अप्लीकेबल किए गए हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा या निजी संस्था द्वारा 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष का DCA हो या PGDCA हो, तो वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल है, वो लोग भी फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उसको भी यहाँ पर अप्लीकेबल किया गया है। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अगर कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा है तो भी सही है। BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ सिक्योरिटी,
बीएससी में कंप्यूटर साइंस कम से कम 1 साल आपने पढ़ा, यानी कम से कम 1 साल का वो कोर्स होना चाहिए जो भी आपने कोर्स किया है। अब जैसे ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी 1 साल का तो होता नहीं है, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जो 1 साल का आपने अगर कर रखा है तो वो यहाँ पे अप्लीकेबल है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का कोर्स अगर कर रखा है तो वो भी जो है अप्लीकेबल है, फिर भी आप फॉर्म भर पाएंगे। माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने कोई 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी उसमें आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे डिग्रियों को मान्यता दी गई है समकक्ष डिग्रियाँ में। तो जिनके पास O लेवल नहीं है उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो ऑप्शन को आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा लिखित परीक्षा का अगर पाठ्यक्रम देखें तो ये देखिए समान विज्ञान, जैसे जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जैसे समान विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, मतलब अब GS में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे कुछ टॉपिक दे दिए गए हैं जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये लगभग हर एग्जाम में ये टॉपिक जो है होते ही होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मेंटल एबिलिटी की, तो देखिए मेंटल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे डायग्राम से रिलेटेड आएगा, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट एनोलॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो समरूपता है, समानता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब वही सारी चीज़ें हैं जो लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की जॉब है, तो निश्चित रूप से आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर में से कहाँ कहाँ से आएगा, इंट्रोडक्शन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, PC सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन है, इसके अलावा वर्क प्लेस, प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की, क्योंकि ये तो ऑपरेटर हो गया, इसी के साथ हम बात करना चाह रहे हैं ऑपरेटर प्रोग्रामर की, उसको बारे में भी हम देख लेते हैं क्या क्या खास बातें हैं एक जल्दी से क्विक रिकैप में। तो ये रहा प्रोग्रामर का नोटिफिकेशन। अगर प्रोग्रामर की बात करें तो देखिए प्रोग्रामर जो है ना, इसका सीनियर भाई है। अब देखिए जो पुलिस प्रोग्रामर है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, आप देख रहे हैं वो 2400 ग्रेड पे की जॉब थी और ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है। टोटल आप अगर यहाँ पे देखें तो केवल 55 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल के लिए केवल 24 वैकेंसी है, 5 EWS के लिए है, 14 OBC के लिए है, 11 SC के लिए है और एक जो है ST कैटेगरी के लिए है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र हैं, तो पुरुष और महिला दोनों लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेट है वो सेम है, 7 जनवरी स्टार्टिंग है, 28 जनवरी लास्ट डेट है, 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो सेम है, 400 रुपये ही आवेदन शुल्क इसका भी है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, तो 400 रुपये इसका भी आवेदन शुल्क है। और इस तरीके से अगर हम देखें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप देखें कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो 10+2 से काम हो गया था, लेकिन अगर प्रोग्रामर की आप वैकेंसी भरना चाहते हैं तो यहाँ में आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास होना चाहिए डोएक सोसाइटी यानी नीली सोसाइटी द्वारा A लेवल का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो O लेवल से काम नहीं चलेगा, A लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए विद ग्रेजुएशन। इसके अलावा समकक्ष भी कोई डिग्री यहाँ पे सरकार ने दे रखी कि अगर उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण है तो हो सकता है, या अगर ये नहीं है तो फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक यानी कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या IT से ग्रेजुएशन किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है ना, या आपने PGDCA किया है, तो भी आप जो है इसके लिए अप्लीकेबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यहाँ पे क्लियर कर दिया है, कोई भी अपीयर्ड या अपियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो अपियरिंग वालों के लिए नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एज की बात करें तो जहाँ वहाँ पे आपने देखा था कि मिनिमम 18 साल थी, तो यहाँ पे मिनिमम 21 साल की उम्र है,
मिनिमम 21 साल की उम्र है आपकी और जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल की है, ठीक है ना। तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें, बात करें तो यहाँ पे शारीरिक स्वच्छता है, भर्ती की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं लिखित परीक्षा का क्या है स्कोप। तो सेम वही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी 200 अंकों का एग्जाम लिखित परीक्षा होगा, जिसमें कुल 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा, यानी ये 1.25 अंक आपको मिलेंगे अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं। निगेटिव मार्किंग का तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे दिया है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो 2 भागों में होगी और 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पे रखा गया है। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा, यानी पहला 1 घंटा 100 अंक का, दूसरा 1 घंटा 100 नंबर का, फिर उसके बाद अच्छा नहीं 2.5 घंटे का होगा और प्रत्येक भाग जो है 100 अंक का, यानी 100 अंकों के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से होगा यहाँ पे। और इसमें भी देखिए जो लिखित परीक्षा का प्रथम भाग है उसमें मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और जो द्वितीय भाग होगा वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो 100 नंबर के 200 नंबर के 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है ना। और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो भी आगे दिया है, आइए हम आगे देख लेते हैं। और इसमें भी सेम वही चीज़ दी है कि कोशिश रहेगी कि एक ही पाली में एग्जाम हो, सबका एक साथ एग्जाम हो, एक ही बार में हो जाए। लेकिन अगर नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा होते हैं, जो कि हालांकि इसमें तो एक बार में हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे भी फॉलो की जाएगी और होनी भी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ऐसे तो आप देखते ही हैं, वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो चारों शिफ्ट के पेपर थे उनमें कितनी असमानताएं थी। तो जब इस तरह की असमानताएं होती हैं तो दिक्कत हो जाता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तो किसी एक को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। जो आपका प्रोग्रामर जो भाई फॉर्म भरने वाले हैं, मेंटल एबिलिटी में देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इसी तरीके से रीजनिंग में देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं स्पेस, खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, ठीक है। तो बहुत स्पेसिफिक रूप से जारी किया गया है सिलेबस भी, सारे टॉपिक आपको दिए हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। कंप्यूटर की एक अच्छी पकड़ आपको बना के रखनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी डीप में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें। तो केवल अगर आप सोचें कि हम को लोकल कोई बनवा लें सर्टिफिकेट और फॉर्म भर दें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि केवल फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ इंपॉर्टेंट होता है उसकी बेहतरीन तैयारी, और बेहतरीन तैयारी के साथ एक डेडिकेशन, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप हमसे प्यार करते हैं, आपको लगता है कि हमारा वर्क अच्छा है, तो थैंक्स आपका एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे जाके आप अपना तब से जो भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स आपका है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।